हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर 2 है जो कि 18 जनवरी 2023 हिंदी संस्कृत। तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल जो है 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले उसका आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो एग्जाम प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड किया गया है और सीटेट के नाम पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आप लोग जैसे सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स का आप लोग देख सकते हैं। और 2 वीडियो जो है आपका जो सोशल साइंस का भी डाला गया है तो आप लोग जो सेकंड पेपर के लिए उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन आपका चालू होता है। तो हिंदी में आप लोगों को पता ही होगा जो कि 15-15 यानी कि 2 भागों में डिवाइड रहता है। 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश से होता है और 15 क्वेश्चन आपका जो कि सीटीपी बेस्ड यानी कि बाल विकास से होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिलके हम लोग साथ में गद्यांश को पढ़ते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे गद्यांश है, तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में माना जाता है। तिरुवल्लुवर एक संत है जिनका जन्म जो है ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में माना जाता है। इसका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास, आज का जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान समय में चेन्नई में है, जो वहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और भाषा द्रविड़ कही जाती है। तो इनका जन्म हुआ है कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य का मद्रास, आज का जो आपका चेन्नई हो गया है वो शहर में हुआ। और भाषा द्रविड़ कही जाती है। तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे और उनके माता पिता के बारे में बोला जा रहा है कि इधर उधर घूमते रहते थे। उन्होंने जन्म होते ही तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। जब उनका जन्म हुआ तिरुवल्लुवर का तो उनको कहाँ छोड़ दिया, वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। वल्लूभ जिसका अर्थ होता है क्या यहाँ पे, जुलाहा, यानी कि वल्लूभ का ही दूसरा नाम क्या हो गया, जुलाहा जाति के एक निसंतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले गई। यानी कि वल्लूभ को जो है जुलाहा जाति की एक निसंतान, मतलब कि उससे कोई भी बच्चा नहीं था, वह निसंतान और दयालु स्त्री ने इन्हें क्या किया, वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया और उठाकर वो अपने घर ले गई। दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया। उनके वल्लूभ होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया। तिरु की उसके बाद क्या है, तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द होता है। तिरु का अर्थ क्या होता है, जो कि तमिल भाषा में माना जाता है आदर सूचक शब्द। इसका अर्थ है श्री। तो तिरु का अर्थ क्या हो गया, श्री। तो उसके बाद देखिए, इस तरह से तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए। बाद में तिरुवल्लुवर अपने माता पिता की आज्ञा लेने के बाद क्या कर गया, मतलब कि तपस्या करने के लिए वह जंगल चला गया। वहाँ ध्यान, अब जंगल में देखिए उन्होंने किस चीज़ का तपस्या किया, वहाँ पे उन्होंने ध्यान, योग, तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया। फिर सोचा कि लोक सेवा करनी हो तो समाज में ही रहना चाहिए। फिर जब उन्होंने इस तरह की अभ्यास भी कर लिया, ध्यान का, योग का, तंत्र मंत्र का, तो उसके बाद फिर उनके मन में आया कि हमें जो है लोक सेवा करनी चाहिए, तो इसके लिए हमें समाज में ही रहना मतलब कि पड़ेगा। उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी से विवाह कर लिया और जो है तिरुवल्लुवर विवाह भी कर लिया। अपने पिता के भांति कपड़ा बुनने का काम करने लगे और वह अपने पिता के भांति जो है कपड़ा बुनने का काम करने लगे। पति पत्नी दोनों बड़े संतोषी जीव थे और सदा परोपकार के कार्य करने लगे। तो इस तरह से जो तिरुवल्लुवर और अपनी पत्नी दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा परोपकारी कार्य, मतलब कि लोगों के बारे में सोचते थे, कार्य को करते थे। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है आपका, तिरुवल्लुवर तपस्या करने के बाद वापस समाज में क्यों आ गए। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे गद्यांश में कि तिरुवल्लुवर जब तपस्या किए जंगल में तो वहाँ पे तपस्या करने के तत्पश्चात वो अपने क्या किया, समाज में लौट आया। तो क्यों लौट आया, लोगों की सेवा करने के लिए। तो एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लोगों की सेवा करने के लिए वह क्या किया, समाज में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
तिरुवल्लुवर की पत्नी का क्या नाम था? विदुषी, वासुकी, जौनकी, वनदेवी। तो वह एक विदुषी नामक जो है महिला से, स्त्री से क्या किया था? विवाह किया था। तो उसका नाम वासुकी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो वासुकी से उन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। उनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? वासुकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संत तिरुवल्लुवर के नाम में वल्लूब का क्या अर्थ होता है? तो आपको बताना है कि संत तिरुवल्लुवर के नाम में वल्लूब का क्या अर्थ होता है। तो आपको जो है यहाँ पे गद्यांश में मिल जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जुलाहा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, जुलाहा इसका जो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है, तिरुवल्लुवर को जन्म के तुरंत बाद कहाँ छोड़ दिया गया था? तो उनके माता पिता क्या करते थे? घूमते रहते थे इधर उधर। तो जब जैसे ही तिरुवल्लुवर का जन्म होता है तो तत्पश्चात जो है उनके माता पिता जो है क्या करते हैं? पेड़ के नीचे उसे जो है छोड़ देते हैं। कहाँ पे? पेड़ के नीचे में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, तिरुवल्लुवर ने डैश का कठिन अभ्यास किया। तो अभी आप लोग पढ़े थे गद्यांश में कि 3 चीज़ों का उन्होंने कठिन अभ्यास किया था, जिसमें आपका क्या था? ध्यान, योग और तंत्र विद्या, यानी कि तंत्रिक विद्या का उन्होंने क्या किया था? कठिन अभ्यास किया था। कब? जब वो थोड़ा बड़े हो गए थे तो उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर जंगल पे चला गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के किस अंश से पता चलता है कि संत तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का स्वभाव एवं प्राकृतिक सम्मान है? तो आपको बताना है कि गद्यांश के किस अंश से, किस चरित्र से आपको पता चलता है कि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी वासुकी का स्वभाव जो है, पत्नी का स्वभाव एवं प्रकृति समान है? तो किससे पता चलता है? पहला ऑप्शन पढ़िए अपना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, अपने पिता की भांति कपड़ा बुनने लगे, वासुकी नाम की विदुषी से विवाह हुआ, सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो दोनों का जो है एकदम क्या करते थे? हमेशा वह परोपकार से जुड़े रहते थे और समाज में लोक हित के कार्य करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदा परोपकार के कार्य में लगे रहते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुलाहा दंपति निसंतान और डैश थे। तो एक जो जब उनको जो है जंगल के नीचे यानी कि पेड़ के नीचे जब तिरुवल्लुवर को फेंक दिया गया था तो उनको जो है उठाने के लिए कौन आया था? तो जुलाहा, मतलब कि जुलाहा दंपति निसंतान, उसे कोई भी मतलब कि बच्चे नहीं थे। और वह कैसे थी? तो वह एक दयालु थी। तो इस तरह से जुलाहा दंपति निसंतान और दयालु थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या, तमिल भाषा में तिरु का अर्थ है? तो आपको बताना है कि तमिल भाषा में जो है तिरु का अर्थ क्या होता है? तिल या श्री या तिरुवर या श्रीमती। तो आपको बताना है कि तमिल भाषा में तिरु का क्या अर्थ होता है? तो तिरु का अर्थ हो जाता है आपका श्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो तमिल भाषा में तिरु का क्या अर्थ होता है? श्री होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 1-2 क्वेश्चन आपका ग्रामर पर्सन से भी रहता है, जो कि व्याकरण से रहता है। तो परोपकार का संधि विच्छेद आपको बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आप लोग सही जवाब क्या होगा तो आप लोग जरूर बताएंगे कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका देखिए क्या है, पर जोड़ उपकार। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पर जोड़ उपकार यानी कि परोपकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है सेकेंड गद्यांश शुरू होता है। तो इस गद्यांश से भी आपका जो है 4 या 5 क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड। तो आप लोग एक बार जो गद्यांश को पढ़ लीजिए। तो देखिए क्या है, तारों पर झूलते पतंग दिन बचपन के, बीत रहे बुआ के विधवा दिन 55 के, अम्मा की ऐनक पर बरसों की जमी धूल, रखा रामायण पर गुड़हल का एक फूल। उसके बाद है क्या, दोने से निकल कर प्रसाद दिया मंगल का, आँखों से प्यार लगा अब छलका तब छलका, आंचल क्यों बार बार आँखों तक जाता, आंसू का खुशियों से यह कैसा है नाता। तो इस तरह से आपका जो गद्यांश एक कविता से रिलेटेड है। तो इसके बाद देखिए आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे, कविता में कवि दिन दिनों की याद कर रहा, मतलब कि कविता में जो है कवि किन दिनों को याद कर रहा है? बुआ के घर के, अम्मा के घर के, अपने बचपन के, उसके बाद है प्रसाद मिलने के। तो कविता में जो है आप गद्यांश को जैसे ही पढ़ेंगे तो उससे जो है आपको पता चलेगा कि कवि जो अपने बचपन के दिनों को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बचपन के दिनों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, कवि जो है
किस दिन अपनी अम्मा के घर पहुंचा। तो यहाँ पे देखिए आपका है यहाँ पे मंगल का, तो दोने से निकल कर प्रसाद दिया मंगल का, यानी कि जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कभी जो अपनी अम्मा के घर जो जाता है तो किस दिन पहुँचता है, तो मंगलवार को आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या है, आंचल का बार बार आँखों तक जाना किस ओर संकेत करता है। जो आंचल जो होता है वह जो है बार बार क्या होता है कि आंचल बार बार जो है आपका जो है आँखों तक जाता है, तो यह जो है किस ओर संकेत करता है आपको बताना है। तो पहला आपका आँखों की कमज़ोर दृष्टि को साफ करने की ओर, आँखों में पड़ी धूल को साफ करने की ओर, आँखों से बहते आंसुओं को छुपाने की ओर, खुशी के आंसुओं को पोंछने की ओर। तो आपको बताना है कि जो बार बार जो है आंचल जो है आँखों तक जो जाता है यह किस ओर संकेत करता है। तो यह जो है खुशी के आंसुओं को पोंछने की ओर जो है संकेत करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि खुशी के आंसुओं को पोंछने के क्रम में जो है वह आंचल बार बार आँखों तक जाता है, इसके लिए यह क्या करता है, संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कवि और परिवार के बीच गहरा स्नेह है, यह भाव कविता के किस पंक्ति से पता चलता है। कवि और परिवार के बीच जो काफ़ी ज़्यादा गहरा संबंध है, स्नेह है, तो यह भाव जो है कविता के किस पंक्ति से पता चलता है आपको बताना। जैसे मंगल का प्रसाद देना, रामायण पर रखा गुड़हल का फूल देना, आँखों से प्यार छलकना, ऐनक पर धूल जमना। तो कवि और परिवार के बीच काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गहरा यानी कि स्नेह को दिखाता है। तो यह जो कविता के जो है जैसे आँख से प्यार का छलकना, इस पंक्ति से जो है इसका जो है भाव निकलकर सामने आता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आँख से प्यार का छलकना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो आपको बताना है कि कौन सा समूह जो है यानी कि शब्द जो है समूह से भिन्न है। जैसे ऐनक है, रामायण है, पतंग है, उसके बाद क्या है, छलका। तो देखिए ऐनक, रामायण, पतंग ये सारे जो एक तरह से कहीं ना कहीं आपका नाउन जैसा आपका लग रहा है, संज्ञा है। यहाँ से अलग क्या हो जाएगा, छलका आपका बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हम लोग, दिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे दिन आपका यहाँ पे लिखा गया, इसमें कौन सा मतलब कि प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करेंगे कि आपका जो है यहाँ पे इसका अर्थ भी एक तरह से बदल जाता है। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं हम लोग जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का क्या करता है, अर्थ को बदल देता है, वो आपका प्रत्यय हो गया। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाता है, उपसर्ग। तो उपसर्ग आपका क्या हो गया, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का क्या करता है, अर्थ को बदल देता है। तो यहाँ पे दिन आपका दिया गया है शब्द, तो दिन में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, एक, ईत, ई, आ। तो इस तरह से आपका जो एक प्रत्यय आप लोग लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैनिक बन जाएगा। तो इस तरह से दिन में कौन सा प्रत्यय लगाइएगा आप लोग, तो एक प्रत्यय यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ से जो है CDP बेस्ड यानी कि बाल विकास, जो कि आपका 15 नंबर गद्यांश से आसपास रहता है क्वेश्चन, और 15 आपका जो है बाल विकास से संबंधित रहता है। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे हैं एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए। भाषा रजिस्टर, वाक समुदाय, वाक प्रयुक्त, उसके बाद भाषा समुदाय। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, भाषा समुदाय। भाषा समुदाय क्या होता है, जब एक ही समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपस में जो बोली मतलब कि बोलते हैं, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से भाषा समुदाय या बोली आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, भाषा समुदाय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है। एक बालिका जो है पढ़ना सीखने के लिए क्या है, प्रयासरत है। उसकी अध्यापिका शब्द पहचानना जैसी बहुत सी युक्ति का प्रयोग करके उसकी मदद करती है और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लग गई है। बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना क्या कहलाता है। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे कि
कोई व्यक्ति जो है स्वयं से कितना कुछ कर पाता है, जब उससे किसी भी चीज़ के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसे मदद मिलता है, उसके द्वारा क्या मतलब कि कितना कुछ कर पाता है। ये इन्हीं दोनों के बीच में जो अंतर होता है वही आपका क्या कहलाता है, यानी कि वह कहलाता है आपका निकटस्थ यानी कि विकास क्षेत्र। तो आप लोग इसे क्या बोल सकते हैं, ZPD बोल सकते हैं, जिसका सिद्धांत किसने दिया था, लेव वागोत्स्की ने दिया था। यानी कि स्वयं से व्यक्ति क्या कुछ कर पाता है और किसी के मदद के द्वारा कितना कर पाता है, उन दोनों का जो बीच का अंतर होता है वही क्या होता है आपका ZPD, यानी कि कहलाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चौमस्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करती है, इसे क्या कहा जाएगा। तो आपको बताना है कि चौमस्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाएगा आपको बताना। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक व्याकरण। ये क्या कहलाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना। राघवी को जो है जयपुर जाने के लिए अपना क्या करवाना है, उसको आरक्षण करवाना है। इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा। देखिए राघवी जो है वह जयपुर उसको जाना है, इसके लिए वो क्या कर रहा है, ट्रेन का जो है वो उसको आरक्षण बनाना है, टिकट बनाना है। इसके लिए वह ट्रेन का जो समय सारणी जो बनाया गया है तालिका, उसे जो है पढ़ रहा है। तो वह पढ़ जो रही है तो वह किस प्रकार से पढ़ेगी, तो उसको जो है बारीकी से उसको पढ़ना पड़ेगा कि ट्रेन जो है जयपुर से कब जाएगी, कितने कितने बजे ट्रेन है, तभी तो वह आरक्षण बनवाएगी। कहने का मतलब उसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारीकी पठन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा उसको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। कक्षा 7 की एक अध्यापिका है और अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन का पहला चरण कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले विद्यार्थी मतलब कि किस चीज़ का प्रयोग करेगा, क्या लिखेगा। तो इसमें जो है विद्यार्थी सबसे पहले क्या करेगा, मौनस चित्रण करेगा। क्या करेगा बच्चा, सबसे पहले मौनस चित्रण करेगा। मतलब उस चीज़ के लिए वह बच्चा पहले क्या करेगा, योजना बनाएगा, उस पर विचार करेगा और उसके बाद अपने जब अनुभवों के द्वारा, जो भावनाओं के द्वारा जो उनके अंदर जो चित्र प्रकट होगा, उसको जब वह मतलब कि एक तरह से चित्रण करेगा, वही क्या हो जाएगा, मौनस चित्रण के अंतर्गत आ जाता है। तो कक्षा 7 की अध्यापिका बच्चों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहता है। जब बच्चे जो फर्स्ट टाइम जिस चरण पे जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, मौनस चित्रण। बच्चे जो खुद अपने जो विचारों को, भावनाओं को जब प्रकट करेंगे तो वही मौनस चित्रण होता है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम का रचनावादी उपागम किससे समुन्नत करता है। तो भाषा अधिगम का रचनावादी जो है किस चीज़ के बारे में संबंध यहाँ पे बताता है। जैसे कि यहाँ पे है अध्यापक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी के मतलब कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। तो भाषा अधिगम का रचनावादी जो है उपागम क्या होगा, जब कोई भी जो शिक्षा मतलब कि क्लास होता है, कक्षा कक्ष होता है, उसमें अधिगम जब बच्चों पर मतलब कि केंद्रित होगा, शिक्षार्थी पर केंद्रित होगा, छात्र पर केंद्रित होगा। मतलब कि उस कक्षा कक्ष में जब विद्यार्थियों की ज़्यादा भूमिका मतलब कि उसे अवसर दिया जाएगा किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वह ज़्यादा बेटर होगा और काफ़ी ज़्यादा रचनात्मक मतलब कि उपागम को दिखाएगा। तो यहाँ पे शिक्षार्थी केंद्रित उपागम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना चाहती है। एक अध्यापक जो है कक्षा 6 के विद्यार्थियों में जो है श्रवण कौशल, यानी कि वह बच्चा कितना मतलब कि सुन पाता, कितने अच्छे से किसी भी चीज़ को जो है अर्थ का ग्रहण कर सकता है, इस तरह का वह आकलन करने के लिए चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति श्रवण कौशल के आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी। तो इनमें से जो है श्रवण कौशल का जो जांच करना है शिक्षक को, शिक्षिका को, तो सबसे अच्छा कौन सा उपयुक्त मतलब कि उसमें गतिविधि होगा, तो उसी के बारे में आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है आपका, अध्यापिका एक चित्र दिखाती है और विद्यार्थियों को उसका वर्णन करने के लिए कहती है। सेकेंड ऑप्शन है, अध्यापिका विद्यार्थियों को चुने गए आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। कहीं ना कहीं ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सटीक आपका ऑप्शन लग रहा है सेकेंड नंबर, कि अध्यापिका विद्यार्थियों को चुने गए
कोई किसी भी चीज़ के बारे में उसे बताया गया, मतलब बोला गया, और बच्चों को क्या कहा, सुनने के लिए कहा गया, और सुनने के बाद तत्पश्चात उस बच्चे को क्या बोला गया कि आप इस पर जो इस तालिका को पूरा कीजिए। कहीं ना कहीं इससे जो है बच्चों में श्रवण कौशल का काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, विकास होगा। तो इससे जो है उसका आकलन अच्छे तरह से कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवारों और कॉपियों पर आड़ी तिरछी जो है यानी कि कीरम कांटे बनाते हैं, किस रूप में देखना चाहिए या देखा जाना चाहिए। तो अक्सर देखिएगा छोटे बच्चे क्या करेंगे कि दीवार में कॉपियों में जो है आड़ी तिरछी इस तरह से इधर उधर जो है लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इसको जो है किस रूप में आपको देखना है। यदि आप परिवार के बड़े सदस्य हैं, माता पिता है, बच्चे के शिक्षक है, तो आप बच्चे को किस रूप में देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन, समय को पूरी बर्बादी और इस अवस्था को निरुत्साहित करना। क्या बच्चे जो आड़ी तिरछी इस तरह के लकीर खींच रहे हैं, क्या बच्चे समय का बर्बादी कर रहे हैं, उसे जो हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ये गलत बात है, इस चीज़ को जो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, लिखने सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं इस तरह की आड़ी तिरछी जब लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि उसे जो है बच्चे में जो है उस तरह का हमको समझना चाहिए कि बच्चे में कहीं ना कहीं लिखने और सीखने का जो है गुण आ रहा है, और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की हम लोगों को ज़रूरत है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है। जो हम लोग भाषा का जो प्रयोग करते हैं उसमें ध्वनि की सबसे छोटी इकाई और अर्थपूर्ण इकाई आपको बताना क्या कहलाता है। वो आपका जो है ध्वनि ग्राम या स्वनिम कहलाता है। तो भाषा में ध्वनि की सबसे अर्थपूर्ण इकाई यदि आपसे पूछा जाए तो वह ध्वनि ग्राम। तो ध्वनि से रिलेटेड है तो ध्वनि ग्राम, इसी को आप लोग बोल सकते हैं स्वनिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा है। यानी कि आपको बताना जब भाषा का बच्चों में क्या होता है, विकास होता है। वैसे भाषा अर्जन करने की जो है बच्चों में क्या होती है, जन्मजात उसमें पाई जाती है। बच्चा का यानी कि गर्भ से लेकर कि कब्र तक जो है उसमें भाषा अर्जन करने की जो है क्षमता रहती है। तो माँ के गर्भ से ही बच्चे जो है उसमें जो है सीखने का जो एक तरह से मतलब कि उसमें आ जाता है, गुण आ जाता है, कौशल आ जाता है। तो भाषा के विकास में जो भाषाई पूर्व, जब भाषा का बच्चों में विकास होता उससे पूर्व बच्चे जो भाषा सीखते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो कूजन या बबलाना, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूजन या बबलाना लगभग इसमें जो है बच्चे जो है बहुत ही छोटे यानी कि 4-5 महीने के बच्चे होते हैं, और उस टाइम में बच्चे जो है जैसे कि माँ, दा, की, ने इस तरह का वर्ड का जो प्रयोग करने लगते हैं, उसे ही हम लोग कूजन या बबलाना बोलते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो देखिएगा बोलेगा माँ, माँ, दा, पहले तो एक ही अक्षर का वर्ड मतलब कि निकालते हैं माँ, दा, की, फिर थोड़ा सा उससे जब बड़े होते हैं तो मामा बोलने लगते हैं, दादा बोलने लगते हैं, काका बोलने लगते हैं। इस तरह से जब भाषा विकास होता है उसके पूर्व चरण को क्या कहा जाता है, कूजन या बबलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वह भाषा अधिगम विधि जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाता है, तो क्या कहलाता है। संरचनात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषणात्मक विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। तो जब बच्चे में भाषा अधिगम की काफ़ी ज़्यादा जो है कौशल विकसित हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करने का उसे अवसर दिया जाता है, तो और अपने वास्तविक जो उसका जो रियल लाइफ होता है उसको जो है एक दूसरे से बातचीत करने के मतलब कि अवसर काफ़ी ज़्यादा उसे दिया जाता है, और इसको जो है प्रोत्साहित भी किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है। यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संप्रेषणात्मक विधि। तो बात करने की जब मतलब कि कौशल आ जाती है, एक तरह से एक दूसरे के बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आदान प्रदान करते हैं, तो वही आपका क्या हो जाएगा, संप्रेषण होता है। तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सी विधि, संप्रेषणात्मक विधि आपका कहलाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, एक अध्यापिका ने देखा कि उसके विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी की गलतियां कर रहे हैं। एक अध्यापिका ने अपने बच्चों में क्या देखा कि वर्तनी मतलब कि जो हिज्जे आपका जो है बच्चों का हिज्जे जो है काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा। उनकी इस समस्या के समाधान के लिए अध्यापक को कौन सी शिक्षण युक्ति का प्रयोग करना चाहिए।
तो बच्चे को जब किसी भी प्रकार का वर्तनी लिखने के लिए कहा जाता है तो वह गलती करते हैं। तो इस समस्या का निदान करना है तो शिक्षक यानी कि अध्यापक कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? उच्चारण का अभ्यास, मौनस चित्रण, स्वस्वर पठन, श्रुत लेख। यानी कि इसमें जो है श्रुत लेख का जब वह इस्तेमाल करेंगे तो उससे बच्चों में जो है कहीं ना कहीं वर्तनी में जो गलतियां होती है, अशुद्धियां होती है, उसको सुधारने में काफ़ी ज़्यादा उससे क्या होगा, मदद मिलेगा। तो इसके लिए अध्यापक को क्या करना पड़ेगा, कौन सी युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा? श्रुत लेख का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका विद्यालय पूर्व के बच्चों को बड़ी चित्रात्मक पुस्तकें पढ़ने के लिए देती है और फिर उन चित्रों के बारे में बताने के लिए कहती है। यह बच्चों को किस तरह से मदद करती है आपको बताना है। तो अध्यापक क्या करता है, विद्यालय के पूर्व बच्चों को जो बड़ी चित्रात्मक पुस्तकें पढ़ने के लिए देती है, उसके बाद जो फिर उस चित्र के बारे में बताने के लिए कहती है। तो बच्चों में जो है किस तरह का मदद मतलब कि कर रही है तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावशाली संप्रेषक बनाने के लिए। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव संप्रेषण का माध्यम बनेगा। तो जैसे बच्चे पहले उस चित्र को देखेंगे फिर उसके बारे में बताएंगे तो इसके जो है इससे क्या होगा, संप्रेषणात्मक यानी कि प्रभावशाली संप्रेषण बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक ऐसी निर्देशात्मक विधि जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा है, क्या कहलाएगा? देखिए क्या है, एक ऐसी निर्देशात्मक ऐसा डायरेक्शन विधि दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है जो भाषा निवेश का स्तर जो है विद्यार्थियों के जो वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में उसका जो भाषा निवेश का जो स्तर है उससे कहीं ज़्यादा उसको दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये जो आपका जो बोधगम्य निवेश आपका कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या, बोधगम्य निवेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से यानी कि लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है? तो आपको बताना निम्नलिखित में से जो कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है, अनुमान लगाना, सारांशीकरण, निष्कर्ष निकालना, संपादन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कौन सा मतलब कि बोध युक्ति नहीं है, तो अनुमान लगाना, किसी भी चीज़ पर जो है अनुमान जो लगाया जाता है वो जो है एक प्रकार का बोध युक्ति नहीं है। बट यहाँ पे रेस्ट आर जो आपका 3 ऑप्शन जो बचता है, सारांशीकरण, निष्कर्ष निकालना, संपादन करना, तो ये सारे जो है बोध की युक्ति हो जाती है, पठन बोध। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर आपका अनुमान लगाना। तो यहाँ पे हम लोग जो है हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो आप लोग अभी तक यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बहुत सारे वीडियो जैसे CDP, EVS, उसके बाद आपका हिंदी, संस्कृत, मैथ्स का डाला गया, तो आप लोग नहीं देखे उसे भी जा कर के आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।